अमर बेल। बिजली के एक झमाके से उसे याद आया कि कमरे की एक और चाबी नानू के दराज में पड़ी हुई है और वो इस चाबी को लाकर दरवाज़ा खोल सकती है। तकरीबन भागते हुए वो नानू के कमरे में आई थी। उसने उनकी दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और तेज़ रफ्तारी से वापस अमर के कमरे के दरवाजे के पास आ गई। कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे में चाबी घुमाई। दरवाजे का लॉक खुल गया। उसने नाप घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। कमरे में लाइट अब भी ऑन थी और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने भी उमर को मुतवज्जो नहीं किया था। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोलते हुए अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे उसे शौक लगा था, उमर बेड पर कंबल लेटे अंधे मुंह सोया हुआ था। उसका सर तकिए पर था और दाहिना हाथ कोहनी तक तकिए के नीचे था, जिसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था और इस उठे हुए हिस्से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। उसके लिए हैरानकुन बात थी कि उमर लाइट जलती छोड़कर सो गया था, मगर इस वक्त जिस चीज़ से उसे शौक लगा था वो बेड के कुछ फासले पर तपाई पर मौजूद 2-3 बोतलें और एक गिलास था। वो बोतलें उसके लिए नई नहीं थीं। वो बहुत दफ़ा वैसी ही बोतलें बाजार से खरीद कर उन्हें बिल्ली लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थीं। आज पहली बार वो इन बोतलों का असली मुसर्रफ देख रही थी और वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी इन बोतलों को देखती रही थी, फिर धीमे कदमों से तपाई की जाने लगी। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर इन बोतलों को देखा था। एक बोतल खाली थी, जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई एश ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे की ही हालत में वो लाइट बंद किए बगैर ही सो गया था। अलीज़ा अभी भी कुछ बेयकीनी से इन चीज़ों को और साइड पर पड़े हुए उमर को देखती रही थी। उमर तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? उसने मायूसी से सोचा। चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, फिर कुछ मायूसी से इसी तरह धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। नानू के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाक़यात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानू की आवाज़ पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लाउंज में आ गई थी। अलीज़ा ने उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। नानू कुछ फिक्रमंद नजर आने लगी थी। अभी तक नहीं जागा? तुमने उसे जगाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने अलीज़ा से पूछा था। नहीं, उसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था कि उसे सोने दो, उसने उन्हें याद दिलाया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए, नानू ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलीज़ा खामोशी से उन्हें लाउंज से जाते हुए देखती रही। नानू की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीज़ा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखकर कहा था। हाँ, बहुत देर दरवाज़ा बजाना पड़ा, लेकिन वो उठ गया। कह रहा है अभी आता हूँ, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि क्या नानू उमर के कमरे के अंदर गई थी या उमर ने दरवाज़ा खोले बगैर उन्हें अंदर से ही जवाब दे दिया था। नानू, आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे बुलंद आवाज़ में पूछा था। नहीं, अंदर नहीं गई। क्यों पूछ रही हो? नानू ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया। बस ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा था। इसका मतलब है नानू ने वो बोतलें नहीं देखी हैं। ये अच्छा ही हुआ, और वरना नानू को तकलीफ़ पहुंचती। उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा और फिर यूं उनके घर पर उनके सामने। अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था। उमर ने भी इसीलिए दरवाज़ा खोले बगैर नानू को जवाब दिया होगा, ताकि नानू अंदर आकर बोतलें ना देख सकें। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो ऐसा नहीं था, वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। उसका जहन एक बार फिर उलझ गया था। उसे कहीं बहुत दूर से शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाशूर में उठने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुलंद होता जा रहा था, यूं जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। शोर ने आहिस्ता आहिस्ता इस शोर को पहचान लिया था। उमर ने औंधे पड़े हुए आंखें खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हे तो वो आंखें खोलने में बिल्कुल ही नाकाम रहा था, मगर कुछ जद्दोजहद के बाद उसने आंखें खोल दी थी।
कमरे में रोशनी थी। कुछ देर तक वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा और फिर उसका ध्यान दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चला गया। कोई बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से दरवाज़ा बजा रहा था और साथ उसका नाम भी पुकार रहा था। उमर का सर चकरा रहा था। वो लेटे लेटे ही करवट लेकर सीधा हो गया और आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज़ को शिनाख्त करने में उसे कुछ वक्त लगा था, मगर वो आवाज़ को पहचान गया। वो आवाज़ नानो की थी और वो बार बार उसी का नाम पुकार रही थी। ग्रैनी, मैं जाग गया हूँ, अभी बाहर आ जाऊँगा, उसने बेख्तियार बुलंद आवाज़ में उनकी आवाज़ के जवाब में कहा था। इस वक्त उसके दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसके एसाब को झंझोड़ रही थी और वो उसे रोक देना चाहता था। दस्तक यकदम रुक गई थी। ठीक है उमर, जल्दी बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगा रही हूँ, उसने ग्रानी को कहते हुए सुना। वो कुछ कहे बगैर ही चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहा। उंगलियों के पोरों से उसने अपनी कनपट्टियों को दबाने की कोशिश की थी, मगर वो सर में होने वाली इस तकलीफ से निजात हासिल नहीं कर सका था। उसके लिए ये सारी कैफियत नई नहीं थी। वो जानता था कि वो ज़बरदस्त किस्म के हैंगओवर का शिकार हो रहा है। कुछ देर वो इसी तरह लेटा अपने असाब को पुरसकून करने की कोशिश करता रहा, फिर जदोजहद करते हुए बेड पर बैठ गया। उसने सर को 2-3 बार झटक कर कमरे में लगे हुए वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो वक्त देखने में कामयाब न हो सका। सामने तपाई पर पड़ी हुई बोतलों ने एक बार फिर रात के तमाम मनाजिर को उसके सामने खड़ा कर दिया था। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी और उस कमरे के बाहर एक बार फिर वही शैतान होगा। काश मैं कहीं गायब हो सकता। उसने कंबल को एक झटके से दूर फेंकते हुए सोचा था। बेड से खड़ा होने की कोशिश में वो लड़खड़ा गया। उसे मतली हो रही थी। चंद लम्हों के लिए वो एक बार फिर बेड पर बैठ गया, फिर हिम्मत करके दोनों हाथों की उंगलियों से कनपट्टी को दबाते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया था। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने के बाद उसने वार्डरोब में पड़ा हुआ ब्रीफ केस निकाल लिया था और वो अब जल्द अज जल्द इस हैंगओवर से निजात हासिल करने के लिए ब्रीफ केस में पड़ी हुई गोलियां लेना चाहता था। मगर ब्रीफ केस खोलने के बाद भी वो ब्रीफ केस में उसे अपनी मतलूबा गोलियां तलाश नहीं कर पाया था। उफ, उसने ब्रीफ केस को दूर फेंक दिया था। कुछ देर घूमते हुए सर को दोनों हाथों से पकड़े ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठा रहा था। फिर वो उठकर लुढ़खुलाते कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नल को पूरी रफ्तार से खोलते हुए वो वॉश बेसिन के सामने झुककर दाएं हाथ की उंगलियां अपने हलक में डालने लगा। ये कोशिश कामयाब रही। उसे अपना मैदा खाली होता महसूस हुआ था, मगर उसके चकराते हुए सर को ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ था। चंद मिनटों बाद उसने साबुन से अपने हाथ धोने के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे, मगर ये तरकीब भी कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। चंद लम्हे वो इसी तरह वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ बेचारगी के आलम में वॉशरूम से निकल आया। अब किचन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो जानता था किचन में इस वक्त खानसामा के अलावा ग्रैनी भी होंगी और शायद अलीज़ा भी, और वो इस हालत में उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था, मगर अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो ड्रेसिंग रूम से निकला और फिर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे की नाव पर हाथ रखते हुए उसने लॉक खोलने की कोशिश की थी और ठटक गया था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि रात को अलीज़ा के कमरे से निकलने के बाद उसने सबसे पहला काम दरवाजे को लॉक करने का किया था, मगर इस वक्त लॉक खुला हुआ था। वो हैंगओवर का शिकार था, मगर वो रात को होने वाले तमाम वाक़यात याद कर सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने दरवाजे को खुद लॉक किया था ताकि अलीज़ा या कोई और दोबारा उसके कमरे में ना आए, और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगा था। ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रात के किसी वक्त या फिर सुबह मेरे कमरे में मुझे देखने आया था, और वो कौन हो सकता है? उसने नाव पर हाथ रखते हुए चंद लम्हे झुंझलाते हुए सोचा था, और फिर जैसे उसके जहन में एक झमाका हुआ था, वो होंठों को भींचते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आया था। लाउंज से गुजरकर वो किचन में आ गया था। ओ उमर, तुम उठ गए, ग्रैनी ने उसे देखते ही कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उनकी तरफ देखे बगैर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रैनी ने उसे फ्रिज का दरवाज़ा खोलते देखकर पूछा था। उसने अब भी कोई जवाब देने की बजाय फ्रिज के अंदर झांकते हुए सिरके की बोतल तलाश करने की कोशिश करती। ग्रैनी अब कुछ कहने की बजाय खामोशी से उसकी हरकत को देखती रही थी। वो सिरके की बोतल निकालकर किचन में पड़ी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया था।
मुरीद बाबा, एक गिलास में थोड़ा सा पानी दे दें, उसने सिरके की बोतल खोलते हुए कहा था। ग्रैनी दम बखुद उसकी कार्रवाई देख रही थी। मुरीद बाबा ने खामोशी से एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सिरके की बोतल में से कुछ सिरका उस गिलास में उंडेला और गिलास हाथ में लेकर उसे पीने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने एकदम खुद को बेहतर महसूस किया था। गिलास में उसने कुछ और सिरका उंडेला था और फिर गिलास हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ था। इस बार रानू ने उसे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी और इस वक्त वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वो गिलास लेकर किचन के दरवाजे से निकला था और उसकी नज़र लाउंज के सामने वाले सोफे पर पड़ी थी, जहाँ पर अलीज़ा बैठी कुछ पढ़ रही थी। लाउंज से पहले गुजरते हुए वो अलीज़ा की तरफ पुश्त होने की वजह से उसे देख नहीं सका था, मगर अब अलीज़ा उसके बिल्कुल सामने थी और उमर यकदम गज़बनाक हो गया था। उसने बुलंद आवाज़ में अलीज़ा से कहा था, दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? अलीज़ा ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा था। वो थोड़ी देर पहले ही उसके सामने से गुजरकर किचन में गया था और अब किचन से बाहर निकलकर वो एकदम इस टोन में उससे बात करने लगा था। उसकी आवाज़ की करख्तगी और चेहरे पर मौजूद खफगी अलीज़ा को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। वो जर्द चेहरे से उसके जुमले का मकसद समझने की कोशिश करने लगी। वो कुछ आगे बढ़ आया था और अलीज़ा ने उसके पीछे नानू को भी किचन से निकलते देखा था। क्या हुआ उमर, क्यों शोर कर रहे हो? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए शोर कर रहा हूँ। वो नानू की बात पर और भी बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या है जिस पर इतने नाराज़ हो रहे हो? नानू ने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा था। यह सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछें, उसने अलीज़ा की तरफ इशारा किया था, जो बिल्कुल बेहिस्सा हरकत सोफे पर बैठी हुई थी। नानू को जैसे हैरत का एक झटका लगा था। अलीज़ा से पूछूं, अलीज़ा ने क्या किया है? उसके नज़दीक दूसरों की ज़िंदगी तमाशा है जिसे देखकर एंजॉय करना उसका फ़र्ज़ बनता है। नानू उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। उमर, मुझे बताओ उसने क्या किया है? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझसे मत पूछें, इससे पूछें। उमर उसकी बात पर यकदम भड़का था। नानू ने हैरत से अलीज़ा को देखा था, जिसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उमर कमरे में आने की बात जान जाएगा और फिर इस तरह उस पर हंगामा खड़ा कर देगा। क्या हक पहुँचता है तुम्हें कि तुम लोगों की ज़ातियात में दखल अंदाजी करो? मुंह उठाकर चोरी छुपे दूसरों के कमरों के लाक खोलकर वहाँ जाओ। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और लहजा इतना तल्ख था कि अलीज़ा के हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली? ये घर तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम यहाँ के हर कमरे में झांकने लगो? वो उंगली उठाकर तेज़ आवाज़ में उससे कह रहा था, जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना ही मेरा है, इसलिए तुम्हें अपनी हदूद का पता होना चाहिए। उमर, इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। लीज़ा को कोई कसूर नहीं है। मैंने ही उसे तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा था। नानू ने बड़ी नरमी से उसे रोकने की कोशिश की थी। उमर को एकदम धचका लगा था। आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था। उमर ने अपने बाजू पर रखा हुआ उनका हाथ एक झटके से हटा दिया। आपने क्यों कहा था? तुम्हें इतनी देर हो गई थी, तुम उठ ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अलीज़ा से कहा कि वो लॉक खोलकर अंदर जाए और देखे कि तुम ठीक हो। नाना ने बहुत महारत से झूठ बोलते हुए कहा था, मैं जब चाहूँगा उठूँगा। और आपको क्या हक पहुँचता है कि इस तरह मेरे कमरे में जासूस भेजें? वो अब नानों से उलझने लगा था। क्यों, मुझे तुम्हारे बारे में परेशान होने का कोई हक नहीं है? नानू ने उससे शिकवा किया। नहीं, आपको मेरे बारे में परेशान होने का कोई हक है, ना ही उसकी ज़रूरत है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपने बेडरूम में भी आज़ादी से ना रह सकूँ। उमर, जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं वो, उसने झुंझलाए हुए अंदाज में नानू की बात काट दी थी। जहन्नुम में जाएं वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की मोहब्बत की, ना ही मोहब्बत करने वाले लोगों की। मैं थक चुका हूँ और तंग आ चुका हूँ इन लुघवियात से। उसके लहजे में इतनी बेजारी थी कि नानू चुप की चुप ही रह गई थी। वो झुंझलाया हुआ अपने कमरे की जानिब जाने लगा था, लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर रुक गया और उसने उंगली उठाकर अलीज़ा से कहा था, आइंदा कभी ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। उसके जवाब या रद्दअमल से पहले ही वो लाउंज से निकल गया था। चंद लम्हों बाद अलीज़ा ने एक धमाके के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होते सुना था। नानू अभी भी वहीं खड़ी थी और अब अलीज़ा के लिए उनसे नज़रें मिलानी मुश्किल हो गया था। वो यकदम उठकर
भागती हुई लाउंज से निकल गई थी। उसने अपने अकब में नानो की आवाज़ सुनी थी, मगर वो दूर जाती अपने कमरे में चली गई थी। वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? उसे अब यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसने उमर से सुना था। उसने सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। उमर इतना तल्ख कैसे हो सकता है? और वो भी मेरे साथ। उसने बहते हुए आंसुओं के साथ सोचा था। उसने कभी मुझे इस तरह नहीं डांटा, कभी यूँ बात नहीं की, फिर अब क्यों? उसके आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हो गया था। इस तरह सबके सामने उसने, क्या वो मुझे इतना नापसंद करता है? उसका दिल टूटने लगा। मगर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो उसने अपने कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। वो जानती थी कि नाना उसके पीछे आई होंगी और यकदम उसके वजूद को शर्मिंदगी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी वजह से उमर नानो के साथ भी बदतमीजी की थी। उसने चेहरे से अपने हाथ नहीं हटाए थे। नाना उसके पास सोफे पर बैठ गई थी और उन्होंने बड़ी शफकत से अपना बाजू उसके गिर्द फैला दिया था। तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। उसने उनकी धीमी सी आवाज़ सुनी थी। आई एम सॉरी नानो, मैं परेशान थी, इसलिए मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो ठीक है। उसने उसी तरह चेहरा ढांपे और सिसकियों से कहा था। मैं जानती हूँ, मगर फिर भी तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। वो इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है और मामूली सी बात भी उसे मुश्तैल कर देने के लिए काफ़ी है। इसलिए तुम आइंदा मोहतियात रहना। नानो ने उसकी पूँछ थपथपाते हुए कहा था। लेकिन क्या नानो, आपको लगता है कि मैं उसका तमाशा उसे और रोना आया था? आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों कही? हर बार तुम दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ ज़रूर हो जाता है। अब क्या हुआ? वो बिल्कुल बदल गया है। शहला पहले जैसा नहीं रहा। उसने दाएं हाथ की पूँछ से आंसू साफ करते हुए कहा। वक्त हर चीज़ को बदल देता है। कोई भी चीज़ हो या इंसान, वो एक जैसा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे ये सुनकर हैरत नहीं हुई कि उम्र बदल गया है। अलीज़ा बेबसी से अपना निचला होंठ काटने लगी थी। 2-4 साल बाद तुम उससे मिलोगी तो वो और ज़्यादा बदला हुआ होगा। शैला बेहद पुरसुकून थी। इट्स नेचुरल, बट शैला वो मुझे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं करता था जिस तरह अब इन 2-4 दिनों में मुझे यूँ लगा जैसे वो मुझे अपनी कज़न नहीं समझता। उसके लिए मैं वैसी ही हूँ जैसे माली, ड्राइवर, खानसामा। प्रैक्टिकल बनो अलीज़ा, दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। शैला ने बहुत ही गहरी नज़रों से उसे देखा था। शैला, वो मेरा दोस्त था, क्या दोस्तों से भी तौक़ात नहीं रखनी चाहिए? तुम उसे सिर्फ दोस्त नहीं समझती, सिर्फ दोस्त समझती तो यहाँ बैठकर ये सब कुछ ना बता रही होती। अलीज़ा ने सर झुका लिया था। बहरहाल अब क्या हुआ है? अलीज़ा ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ बता दिया था। शैला भी उतनी ही शॉक्ड होकर सारी बातें सुनती रही। मुझे तो यकीन नहीं आता शैला, उमर ये सब कुछ कर सकता है। वो कभी भी ऐसा नहीं था। फिर अब क्यों? अब जब वो सेटल हो चुका है तो इतने बड़े तग़य्युरात क्यों? तुम इस तग़य्युर की वजह जानने में दिलचस्पी मत लो। क्यों? अलीज़ा, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो अब जिस मदार में दाखिल हो चुका है वहाँ कोई अलीज़ा नहीं है, ना ही उसे ज़रूरत है। मैं उसकी दोस्त हूँ। पता नहीं कि उसे दोस्तों की ज़रूरत है भी या नहीं। दोस्तों की ज़रूरत हमेशा होती है, लेकिन हर एक को नहीं। उमर के साथ जो भी हो रहा है वो आर्जी है। वो इस फेज़ से निकल आएगा। वो मैच्योर है, समझदार है, बहुत जल्दी अपने प्रॉब्लम्स को हल कर लेगा। तुम्हारी कज़न में ये एक ख़ास खूबी है और ऐसे बंदों को किसी अलीज़ा की ज़रूरत नहीं होती जो उनसे हमदर्दी करे या उन पर तरस खाए। इसलिए तुम उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। शैला बहुत नरमी से उसे समझाती रही। वो उसे कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। वो शैला के साथ सब कुछ शेयर करना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक वहाँ बैठने के बाद शैला ने कहा था, अब चलें, बहुत देर हो गई है। अलीज़ा कुछ कहे बगैर ही उठ खड़ी हुई थी। उस दिन घर आने पर नाना ने उसे बताया था कि उमर इस्लामाबाद चला गया है, अब वो कुछ दिन बाद आएगा। अलीज़ा ने किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। लंच करने के बाद वो डाइनिंग टेबल से उठ रही थी जब नाना ने उसे कहा था, उमर हम दोनों के लिए कुछ चीज़ें लाया है, वो बैग दे गया है। मैंने अभी खोला नहीं, सोच रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी से आ जाओ तो खोलूँगी। अलीज़ा खामोशी से उनका चेहरा देखती थी। अगर एक दिन पहले घर में वो सब कुछ ना हुआ था तो शायद इस वक्त वो बड़ी बेताबी से नानों की बात पर कुछ न कुछ कहती, मगर अब उसे कोई बेताबी नहीं हुई थी। आप खुद बैग खोल लेंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसने बेदिली से कहा था।
अलीज़ा यहाँ बैठो। नानो प्लीज़, मुझे यूनिवर्सिटी का कुछ काम करना है। अलीज़ा बैठ जाओ। नानो ने इस पर कुछ डांटते हुए कहा था। वो कुछ मुतामल सी कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। तुम उमर से नाराज़ हो? उन्होंने बगैर किसी तमहीद के पूछा। नहीं, तो फिर उसकी लाई हुई चीज़ें क्यों नहीं लेना चाहती? वो खामोश रही थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, बस वैसे ही। बस वैसे ही से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा दिल नहीं चाहता। अलीज़ा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उमर आजकल परेशान है। उसकी किसी बात पर खफा होना मुनासिब नहीं। वो शायद खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। अगर समझने के काबिल होता तो फ़ौरन सर्विस में इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर यूँ सिर्फ बाप की ज़िद में पाकिस्तान आ जाता। नानू, मैं उसकी किसी भी बात पर नाराज़ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हें कल की बातें क्या बुरी नहीं लगीं? बुरी लगी हों तो भी क्या करूँ? मैं यहाँ से जा तो नहीं सकती। उसने सर झुकाए हुए अफसरदगी से कहा था। उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ। गुस्से में इंसान बहुत सी बातें कह देता है। नानू उसे समझाने लगी थी। अब देखो, वो सुबह जाते हुए मुझसे ख़ास तौर पर कह गया है कि तुम्हारी चीज़ें तुम्हें दे दूँ। अलीज़ा इस बार खामोश रही थी। नानो उसे लेकर अपने कमरे में आ गई थी। उन्होंने उमर का दिया हुआ बैग खोला और उसमें मौजूद चीज़ें निकालकर बेड पर रखना शुरू कर दी। उसे पहली बार उमर की लाई हुई चीज़ें देखकर खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी रंजीदगी बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम होना चाहिए मुझे उसकी लाई हुई चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है, उसने सोचा था। चीज़ों का ढेर उठाने के बाद वो खड़ी हो गई थी। जब नानू ने उससे कहा, जब उमर वापस आए तो तुम इन चीज़ों के लिए उसका शुक्रिया अदा करना। वो उनकी हदायत सुनकर खामोशी से कमरे से निकल आई। अपने कमरे में आकर पहली बार उसने उमर की दी हुई चीज़ों को बार बार देखने की बजाय एक शॉपर में डालकर वार्डरोब के एक कोने में रख दिया था। साल में 2-3 बार जब उसकी मम्मी और पापा उसके लिए चीज़ें भिजवाया करते थे तो वो उन्हें भी इसी तरह देखे बगैर वार्डरोब में रख दिया करती थी और फिर उन्हें सिर्फ उसी वक्त देखा करती थी कि जब उसे किसी को कोई गिफ्ट देना होता। वो उन्हें चीज़ों में से कुछ न कुछ निकाल कर गिफ्ट दे देती या फिर खुद उसे अपने इस्तेमाल के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो इन शॉपर्स की तरफ मुतवज्जे हो जाती। मगर उमर जब भी उसके लिए कुछ लाता या भेजता तो वो कभी भी इन चीज़ों को वार्डरोब में नहीं रखती थी। वो उन्हें कमरे में अपने सामने रखती या फिर फौरी तौर पर उन्हें अपने इस्तेमाल में ले आती थी। उमर 4 दिन के बाद लौटा था और एक बार फिर उसके चेहरे पर वही सुकून और इत्मीनान था जो अंकल जहांगीर के आने से पहले उसके चेहरे पर था। रात को खाने पर वो नानू को इस्लामाबाद में अपनी मसरूफियात के बारे में बता रहा था। चंद हफ्तों तक ट्रेनिंग के लिए सहाला जाना पड़ेगा, मुझे फिर पोस्टिंग हो जाएगी, वो नानू को कह रहा था। वलीद के डैडी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे कि अच्छी पोस्टिंग दिलवा देंगे। वो अपने एक दोस्त का नाम ले रहा था। तुम खुश हो ना? नानू ने उससे पूछा। खुशी? पता नहीं, मगर हाँ मुतमईन हूँ। उसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो इसलिए कि आपके बेटे ने मेरी राह में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तुम ये सूप तो थोड़ा और ले लो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनवाया है। नानू ने कमाल महारत से बात बदल दी। मैं पहले ही काफ़ी ले चुका हूँ, उसने मुस्कुराते हुए मना किया। अलीज़ा खामोशी से खाना खाते हुए इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनती रही। नानू मुसलसल उसके साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ ही थी। अलीज़ा बहुत जल्दी खाने से फारिग हो गई। जब वो एक्सक्यूज़ मी कहकर खड़ी हुई तो नानो पहली बार मुतवज्जे हुई थी। तुमने खाना खा लिया? जी। जवाब इंतहाई मुख्तसर था। तो बैठो ना अलीज़ा, काफ़ी पीते हैं इकट्ठे। नहीं नानो, मुझे कुछ काम है, उसने कहा था। भाई उमर, अलीज़ा को तुम्हारे गिफ्ट बहुत पसंद आए, बहुत तारीफ़ कर रही थी। नानो ने इस बार उमर से मुखातिब थी। अलीज़ा ने उमर को देखने की कोशिश नहीं की। नानो, फिर मैं जाऊँ? इससे पहले कि उमर जवाबन कुछ कहता, अलीज़ा ने नानो से कहा था। नानो ने उसे कुछ खफगी से देखा। उन्हें शायद अलीज़ा से इस तरह के रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। ठीक है, जाओ, थैंक यू। वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल आई।